हेलो एवरीवन। रेलवे पैरामेडिकल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जब रिजल्ट आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको पहले से अरेंज करके रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। कि कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे कन्फ्यूजन ये होते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सपायर हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके साथ ही आपका कटअप की क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने आपके स्कोर होने पर यहाँ पे कटअप आपका सेफ जोन में माना जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड डेट जो आपका कंसीडर किया जा रहा है कि कब तक आरआरबी जो है, रेलवे जो है, रेलवे बोर्ड के द्वारा इसका रिजल्ट पैरामेडिकल का डिक्लेयर किया जाने की संभावना है। तो वो आपका बताया जा रहा है कि 20 से 30 जून के बीच में ये जो है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने की इसी मंथ में आपका ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। क्योंकि ये जो पैटर्न देखेंगे एग्जामिनेशन और इनके रिजल्ट का, तो अभी आरआरबी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका चल रहा है। जस्ट इसके एंड होते ही आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट देखने की संभावना बहुत ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये 20 से 30 जून तक में इसमें रिजल्ट आने की यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है अभी तक, तो ऑफिशियल जानकारी कुछ ऐसी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड अनुमानित डेट आपका 20 से 30 तक ये माना जा रहा है। अब बात करें कि जिनका यहाँ पे रिजल्ट बन जाता है, तो रिजल्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं यहाँ पे, वो पहले से ही आप इसको अरेंज कर लें। जैसे ही रिजल्ट जिनका बन जाता है, उनको जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो ये सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आपको वहाँ पे प्रेजेंस होना पड़ेगा। और इनमें से आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, नहीं होने की कंडीशन में आपको इससे बाहर किया जाता की भी चांसेस रहती है। तो आप वहाँ पे एफिडेविट लगाने का भी चांस दिया जाता है, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट पे ही एफिडेविट लगा करके, आपको एफिडेविट लगाने पर भी मैक्सिमम 10 दिन का ही टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद में फिर से आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझ लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाली है। इससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यहाँ पे पहला जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है, जो कि आधार कार्ड हो जाता है। तो आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, जो कि फॉर्म भरते समय आपने इसमें जिसका नंबर फिलअप किया हुआ था, वो आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में लिया जाएगा। उसी के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th का जो मार्कशीट होता है, वो 10th का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट के जैसा यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट ये लगेंगी। साथ ही आपका यहाँ पे पैरामेडिकल की कोर्स जिसमें जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, चाहे स्टाफ नर्स का कर रखा है या फिर फार्मेसी का कर रखा है, या फिर अदर कोई आपका ऐसे पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है, तो उसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको पहले से अरेंज रखनी है। नहीं निकाले हैं कॉलेज से, तो पहले जा करके उसको, आपकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे अभी कटअप भी बताएंगे कि उतने स्कोर आ रहे हैं, तो ज़रूर से आपको अपना मार्कशीट कॉलेज से निकाल लेना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से अरेंज रखना चाहिए। अब बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट हमारा मांगा जाएगा। उनका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो 1 साल में एक्सपायर हो गया है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो था, तो इसको आपको क्या नया बनाना पड़ेगा, क्या नया डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, या फिर पुराना वाला ही यहाँ पे आपका मांगा जाएगा। तो बता दें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्म फिलअप करते समय जो आपका यहाँ पे नंबर फिलअप किया था कास्ट सर्टिफिकेट का, जो पुराना जो सर्टिफिकेट था वही वेरिफिकेशन में आपका मांगा जाएगा। फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट आप पहले से एक और बनवा के रख लें नए, यदि आपका वो पुराना एक्सपायर हो गया है तो। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी लगेंगे यहाँ पे, जो जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये डिफाइन किया जाएगा कि आपकी पढ़ाई के समय आपका कैरेक्टर कैसा था, तो वो आपके यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट एजुकेशनल ये वाले में मिल जाएंगे। साथ ही आपका अप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया हुआ था पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करते समय, तो वो अप्लीकेशन फॉर्म भी लगने वाली है। और जो एडमिट कार्ड आपने ले करके एग्ज़ाम देने गए थे, उसमें इन्विजिलेटर ने साइन किया हुआ था, तो इन्विजिलेटर साइंड आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे यूजफुल होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप अच्छे से सेव करके रखेंगे, तभी जा करके यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, अन्यथा प्रॉब्लम आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्विंग एम्प्लॉय हैं, किसी और पोस्ट पे आप काम कर रखे हैं, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर के जाना है कि कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो उसकी एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से लेकर के जाना है। तो ये आपके डीवी में ये सारे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है।
अब आते हैं कि हमारा कटअप कितना जा सकता है। तो कटअप को जो है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये आपका डिपेंड करता है, जैसे कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि शिफ्ट वाइज कितना नॉर्मलाइजेशन होता है। उसी के साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी, जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उस जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अप्लाइड जोन वही कि आपका जिस जोन में अप्लाई किए हैं वो रेड जोन में तो नहीं आता, ग्रीन जोन में से तो नहीं आता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट, उस पर्टिकुलर जोन में कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम को देने के लिए, ये सारे फैक्टर्स आपका यहाँ पे कटअप को डिसाइड करेंगी। तो जैसे ये बात करें कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ जो आपका सीट्स थी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से जोन के लिए कितनी ज़्यादा सीट्स है। जिनकी ज़्यादा सीट्स हैं उनको आप यहाँ पे सेफ जोन में से कंसीडर कर सकते हैं। अदर जो चीज़ें हैं आपका कि ये हार्ड शिफ्ट था या नॉर्मल शिफ्ट था। तो 28 अप्रैल का जो पहला शिफ्ट था वो हार्ड शिफ्ट था, वही आपका सेकंड मॉडरेट टू हार्ड था, थर्ड आपका मॉडरेट था। 29 अप्रैल का जो आपका पेपर हुआ था उसमें पहला शिफ्ट मॉडरेट था, सेकंड आपका हार्ड था और थर्ड आपका क्या था, ये भी हार्ड था। तो 30 अप्रैल में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी शिफ्ट की बात करें तो पहला मॉडरेट था, सेकेंड आपका मॉडरेट था, थर्ड आपका हार्ड था। तो जो भी यहाँ पे मॉडरेट वाले शिफ्ट हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो मार्क बढ़ने की संभावना है वो 3 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। वही हार्ड शिफ्ट वाले में 7 से 9 नंबर बढ़ने की संभावना है। तो ये आपका यहाँ पे इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, और क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शंस बहुत सारे क्वेश्चंस में डाले हुए हैं, यदि आरआरबी उन क्वेश्चंस को नेगलेक्ट कर देती है तो उसके भी मार्क आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस वजह से इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन जो यहाँ पे इतना आपका रहता है कि 3 से 5 नंबर जो है कि मॉडरेट जोन से भी आप बिलोंग करते हैं तो इतने बढ़ने की चांसेस है, वही हार्ड जोन में आपका 7 से 9 नंबर बढ़ने की चांसेस है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो एक्सपेक्टेड कटअप जो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे उसका जो रेफरेंस ले रखा है कि वो 2019 में कितना कटअप था, उसी के आधार पर यहाँ पे आपको बताएंगे कि अभी जो है कि रेड जोन में कितना जा सकता है और जो आपका ग्रीन जोन है उसमें कितने कटअप जा सकते हैं। तो 2019 की बात करें तो आपका ये एक एवरेज ले रखे हैं कि एवरेज अलग अलग जोन में जो गए थे उसमें से जो एवरेज स्कोर था, एवरेज जो आपका गया हुआ था कटअप वो 64 के नियर बाई गया हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस बार जो आपका ग्रीन जोन वाले में मान सकते हैं 57 प्लस आपका ये जाएगा। तो 57 आपका ग्रीन जोन वाले में रो मार्क है ना, ये क्या है, ये नॉर्मलाइज मार्क आया था 2019 का, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। तो आपका रो मार्क अभी बताएंगे, रो मार्क में आप ये नंबर बढ़ जाएंगे जो आपको बताया उतने नंबर मॉडरेट जोन है या हार्ड जोन है उसके आधार पर। उसके बाद में आपको जो है कि रो मार्क में ऐड होने के बाद में भी आप इतना नंबर पे पहुंच जाते हैं तो कटअप आपका यहाँ पे बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रो मार्क आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब आपके रो मार्क है, इतने रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं खुद को। जैसे कि आपका 2025 का एक कटअप में आपका यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और नर्सिंग स्टाफ के लिए बात करें, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो 57 से 66 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये नंबर बढ़ करके इतने 64-65 के नियर बाई आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। ओबीसी और EWS की बात करें, पहले EWS में तो 52 से 59 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। जो ग्रीन जोन है उसमें नंबर कम जाएगा, जैसे 52 वाले जो है नॉर्मलाइज होकर के उसका कटअप मार्क को टच कर जाएंगे। वही आपका रेड जोन वाले भी 59 में आपका कुछ यहाँ पे हार्ड जोन से आपका बिलोंग करते हैं तो इसमें भी 7 से 9 नंबर बढ़ जाएगी। तो इससे भी आपका क्या है 66 नंबर आपके आ जाएंगे और आपके भी यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी की बात करें तो ये 53 से 60 के बीच में आपका ये स्कोर है, रो मार्क है। तो ये रो मार्क है तो अनुमानित आंकड़ा है, ये आपका ये इतने अनुमानित आंकड़ा है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि फाइनल जो कटअप है वो तो आपका आरआरबी ही डिसाइड करेगी, ये अनुमानित आंकड़ा ही सिर्फ बता रहे हैं आपको, ठीक है। कि इतने रो मार्क आ रहे हैं तो आप क्या है कि यहाँ पे जो कटअप का जो है कि 66 जो पिछले बार गया था उसके क्लोज जा सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये 66 जो था आपका इसमें से जो रेड जोन में से आया था, ठीक है। तो आप ग्रीन जोन में बिलोंग करते हैं तो इतना नंबर आपके यहाँ पे कटअप को टच कर सकती है, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट में आप बात करें तो 48 से 54 के बीच में आ रहा है तो खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। वही आपका एसटी कार्ड की बात करें तो एसटी में आपका क्या है 46 से 48 के बीच में नंबर आ रहा है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वही आप फार्मेसिस्ट की बात करें तो ये आपका बेंगलोर जोन के लिए लिया हुआ था कि एवरेज स्कोर कितना गया हुआ था। तो एवरेज आपका कटअप जो मार्क गया हुआ था ना जनरल कैटेगरी के लिए उस बार गया था 71, ठीक है। तो ये रो मार्क आपके जनरल कैटेगरी में 54 से 58 के बीच में आ रहे हैं क्योंकि इस बार जो
क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा हार्ड था, इस वजह से कटअप भी थोड़ी डाउन जाने की चांसेस इस बार ज़्यादा है। तो इतने नंबर आ रहे हैं 54 से 58 के बीच में, तो नॉर्मलाइज मार्क होकर के आपका भी यहाँ पे कटअप के नियर चले जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही आपका क्या है कि EWS की बात करें तो 49 के 54 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो। OBC में जो है 49 से 55 के बीच में नंबर आ रहा है, तो खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट का थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई था, इसीलिए कटअप डाउन जा सकता है। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 45 से 48 के बीच में आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ST कास्ट के लिए आपका 38 से 44 के बीच में नंबर है ना, ग्रीन जोन में आप बिलोंग करते हैं तो 38 प्लस भी है, तो भी आप खुद को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। वही रेड जोन के लिए 44 के नियर बाई है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये 38 से 48 आपके आ रहे हैं, तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए जैसे बात करें, अदर पोस्ट जो थे उसमें से जो जनरल कैटेगरी के जो है कि 68 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, 68 से 72 के बीच में, तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। EWS वाले जो हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 65 से 67 के बीच में नंबर आ रहा है, तो आप सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। OBC में 65 से 68 के बीच में आ रहा है, तो भी आप यहाँ पे सेफ जोन में आ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का सेफ जोन जो है 60 से 62 है, वही शेड्यूल टाइप्स के लिए 58 से 60 के बीच में आपका सेफ जोन का नंबर है। तो आप यहाँ पे इतने नंबर्स आ रहे हैं, तो जरूर से ये डॉक्यूमेंट जो से बताएं आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, सो दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 4 से 10 दिन का समय मिलता है, तो उस समय आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, फ्रूटफुल लगी है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।